देखेंगे। जैसे वेदास थे पुराने जमाने में, तो वेदास को पूरे बताया कि 4 पार्ट में यानी 4 टाइप के वेदास होते हैं। अभी 4 टाइप के वेदास हैं, उनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका डिवीजन हमने बताया था। अगर आप रफली इमेजेस के बारे में बातें करोगे तो मोस्टली आपको एक ही जैसा इमेज मिल जाएगा। हालांकि ये इमेज डिपेंड करता है उस सेलर पर भी जो बेच रहा होगा मार्केट के अंदर। बाकी ऋग्वेद सामवेद ये सब इस टाइप के होते हैं। मन करे कभी तो खरीद लेना, या फिर पीडीएफ तो है ही, थोड़ा पढ़ने की पॉइंट होगी। एक बार दोबारा कंफर्म कर दीजिए, वॉइस सभी को आ पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में? ठीक है, अब देखिए, तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये हमने कर लिया था। देन ब्राह्मण वेद और उपरण्यक ये हो गया होगा हमारा, जैसे बताया मुझे। उपनिषद, क्या हम लोगों ने उपनिषद पढ़ लिया था या पढ़ना था हमको? ठीक है, देखिए उपनिषद का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर हम समझे इस चीज को, अगर आप इसको संधि विच्छेद करोगे उपनिषद इस तरीके से, तो कुल मिला के ये नेचर की फिलोसफी को बताते हैं। और जब भी कभी आप गुरु के पास बैठकर, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, गुरु के पास बैठकर नॉलेज लो तो उसे उपनिषद बोलते हैं। पुराने जमाने में जो भी कुछ गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया उसका एक तरीके से कलेक्शन या फिर संकलन जो होता है वो उपनिषद में होता है। तो उपनिषद क्या है बेसिकली? उपनिषद philosophical in nature. The Upanishads dwell into profound topics such as the soul and the absolute origin of the world. इनके बारे में बातें करेंगे कि आत्मा क्या होती है, बताएंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा अमर है कि नहीं, वो सब बातें। दूसरा, ये दुनिया कैसे बनी होगी, ब्रह्मांड कैसे बना, यहाँ पे इस संसार में जो मिस्टीरियस चीजें हैं नेचर के अंदर, उनके पीछे का क्या कारण है, या फिर वो इस तरीके से चमत्कार वगैरह हो रहे हैं, वो सब के बारे में। दे क्रिटिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। क्रिटिक का मतलब हुआ वो आडंबर नहीं मानते हो। आडंबर मतलब हो गया किसी भी प्रकार की चीजों को करने के लिए जो हम लोग तौर तरीके अपनाते हैं उन्हें बोलते हैं रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। जैसे मान लीजिए यज्ञ करना है, और यज्ञ करने में आपने बोला कि बहुत सारी सामग्री लगेगी, बहुत बड़ा एक कुंड बनाना पड़ेगा, वो सब बातें। तो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को ये लोग क्रिटिक करते हैं। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट बिलीव एंड नॉलेज। इनका भरोसा किस चीज पर है कि सही विश्वास होना चाहिए और सही तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली जितनी भी ये लिखी हुई थी पुराने टाइम में तो संस्कृत में लिखी हुई थी, तो रिटन इन क्लासिकल संस्कृत। द उपनिषद assert the ultimate goal of life to attain salvation through the self control। ये ध्यान रखना, जितने भी आपको ये वेद वगैरह मिलेंगे सभी अल्टीमेटली किस पे फोकस करते हैं कि आपको सैल्वेशन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, या फिर अंतिम जो प्राप्ति है वो है ये कि बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आप बाहर निकल जाओ। वो से हम लोग क्या बोल देते हैं, ये सब कुछ पढ़कर आपको नॉलेज मिल जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे सैल्वेशन। यही चीज आप जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ेंगे वहां पर भी आएगी। नेक्स्ट है एपिक्स। तो एपिक्स में आप सभी लोगों ने रामायण एंड महाभारत इन दो चीजों के बारे में सुना ही होगा, और हो सकता है कई लोगों ने टीवी वगैरह पे देखा भी हो। एपिक क्या होते हैं? एपिक आर लेंथी poetic narrative recounting the exploit and adventures of heroic or legendary figures। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक तरह की कहानियां हैं। नैरेटिव यानी वृतांत है, वृतांत यानी विवरण बताया गया है किसी इवेंट या घटना के बारे में, और वो बताएंगे कि कुछ लोगों के साथ
गलत हुआ, और फिर उन्होंने बहादुरी भरे काम किए होंगे, लेजेंडरी हीरोइक टास्क। जैसे आप समझ लो, रामायण में भी अगर हम इसको भगवान राम से ना जोड़े, हम इसको नॉर्मल एक स्टोरी माने, तो वहां पर राम जो है वो एक आइडियल करेक्टर है जिन्होंने एक बहुत बड़ा टास्क किया। सिमिलरली महाभारत के अंदर पांडव और जो कौरव है, उनमें पांडवों की क्वालिटी कम थी और कौरव क्वालिटी में ज्यादा थे, लेकिन तब भी कौन जीत गया? पांडव। तो ये कुछ इस तरह के नरेशंस हैं जो हमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। अब पहला रामायण, रामायण को लिखने वाले हैं वाल्मीकि, दूसरा है महाभारत, और महाभारत के राइटर जो है वो है वेद व्यास। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रामायण के कौन है और महाभारत के कौन है। अब थोड़ा सा और समझते हैं उपनिषद के बारे में कि उपनिषद का हम लोग डिवीजन कैसे कैसे करते हैं। उपनिषद, द उपनिषद revered philosophical texts within Hinduism encompass several significant works. उपनिषद में काफी कुछ लिखा गया है। सबसे फेमस कुछ उपनिषद जो है उनकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। अब इसमें क्या है? This उपनिषद dwells into the creation of Atman and consciousness. यानी ऐतरेय उपनिषद के अंदर आत्मा और जागृति के बारे में बताया गया है। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है आपको आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मा, सोल यानी आत्मा, और उसके जागने के बारे में बताया गया है। दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। सेकंड क्या है आपका? छंदोग्य उपनिषद। ये फोकस करता है ऑन द रिदम एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास, कि आपको किस धुन में या किस रिदम में मंत्रों को बोलना चाहिए। छंदोग्य उपनिषद इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ वैदिक चैंटिंग प्रैक्टिसेस। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई ब्राह्मण होता है वो मंत्रों को बोलता है तो एक तरीके से बोलता है, तो जो वो वे ऑफ उच्चारण है वो कहाँ लिखा बताया गया है? छंदोग्य उपनिषद के अंदर। नेक्स्ट है कथा उपनिषद। कथा, कई बार आपने अपने घरों में भी देखा होगा कथा करवाई जाती है ना, वही वर्ड है ये वाला। नरेटिंग द डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा। यम और नचिकेता के बीच में जो बात हुई थी, यम कौन है? गॉड ऑफ द डेथ। नचिकेता और गॉड की, मतलब यमा की एक स्टोरी है। अगर आपने पढ़ी हो कभी, किसी ने सुनी है नचिकेता और यम राज के साथ जो बात हुई थी? किसी ने सुना है कभी? कौन सी स्टोरी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार सुनिएगा कि किस तरीके से एक फीमेल ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी यम से, तो यम से वो अपने पति को वापस ले आए थे, ऐसा कुछ स्टोरी में बताया गया। तो यम को, हाँ ऐसी कुछ कहानी है, हाँ बिल्कुल। The god of death, this Upanishad dwells into profound themselves such as the nature of the self, knowledge and liberation यानी मोक्ष। अगेन वही है, उपनिषद के अंदर काफी सारी ऐसी स्टोरी आत्मा के बारे में, नॉलेज यानी ज्ञान के बारे में, और मोक्ष के बारे में, क्योंकि हर कोई कहता था मोक्ष प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ पर भी बोलते हैं मोक्ष धाम में गमन हो गया, किसी इंसान के मृत्यु के बाद बोलते हैं कि मोक्ष धाम में चला गया। वही चीज यहाँ पे बताई गई। अब देखिए और कौन से उपनिषद है। नेक्स्ट उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। अब इसमें क्या बताया गया है? अगेन वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, मतलब आत्मा के परिवर्तन के बारे में बताया गया, कैसे आत्मा परिवर्तित हो जाती है, यानी हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। दिस उपनिषद कंटेन्स पैसेज ऑन मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स। तो ये एक तरह सब्जेक्ट हो गए, मेटाफिजिक्स और एथिक्स के बारे में बताता है। ऑफरिंग इनसाइट इनटू नेचर ऑफ रियलिटी एंड मोरल कंडक्ट। तो दुनिया की सच्चाई क्या है वो बताएगा, और हमारा एक मोरल कंडक्ट का मतलब ये समझ लो अच्छा व्यवहार किसे बोलते हैं उसके बारे में बताता है। अगला है मुंडका उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे मुंडका उपनिषद जो है वो इसलिए फेमस हो जाता है
इसमें एक मंत्र दिया गया है, नोटेबल फॉर इट्स मंत्रा सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? सत्यमेव जयते। जो हम लोग हमारे भारत का, अगर आपको मालूम होगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है? मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है, which is borrowed in the national emblem of the India। और ये आपको इंडिया के नेशनल एम्बलम में भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पूछ लिया जाता है कि मुंडका उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। This Upanishad dwells into themes the truth, knowledge and pursuit of spiritual enlightenment। इसमें बताया गया कि सत्य, ज्ञान और आत्मा के एक तरीके से जागृत होने की बारे में बताता है आपको। तो आपको पूरी कहानी तो याद नहीं रखनी, आपको जानना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और ये उपनिषद जो है फिलोसफिकल टीचिंग देते हैं। अब जो भी पढ़ेगा उसको दे देगा, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट प्रोमिनेंटली पढ़ी जाती है, जो ये बुक्स सारी की सारी, वो हिंदूज के बीच में पढ़ी जाती है। तो हिंदुओं को ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और फिलोसफिकल टीचिंग्स वगैरह सिखाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे उपनिषद। अब अगला देखिए, ऋग वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड जो हम लोग बात कर रहे थे, 1500 से लेके 1000 BC का टाइम होता है। इसमें टर्म आती है सप्त सिंधु। तो उसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। सप्त सिंधु है ना, कहने वाली बात यह है सिंधु और उसकी 7 नदियां, इन्हें हम लोग सप्त सिंधु बोलते हैं। ऐसी 5 नदियां भी हैं। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में देख लीजिए एक बार। तो पहली हो गई सिंधु, दूसरा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये 6 हो गई। और फिर एक आती है सरस्वती। अब इन्हीं के पुराने जमाने में कुछ नेम भी थे, जैसे दृश्यावती है ना ये। लेकिन अगर हम मेनली बात करते हैं कौन कौन से सब सिंधु में देखेंगे रिवर, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। क्योंकि यमुना जो है और ये जो सतलुज है बाद में मिलती सरस्वती के अंदर ही है, लेकिन पुराने जमाने में इनका जिक्र आपको बहुत बार मिलेगा ऋग्वैदिक टाइम के अंदर। अब यहाँ पे आइए, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड द आर्यंस प्राइमरली इनहैबिटेड द रीजन अराउंड द इंडस रिवर। तो ये तो मैंने आपको बता भी दिया था कि आर्यंस जो थे वो इंडस रिवर के आसपास रहना उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। द ऋग्वेद मेंशन द टर्म सप्त सिंधु। और ऋग्वेद में कई बार आपको एक टर्म मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं सप्त सिंधु, रेफरिंग द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब ये रिवर्स कौन कौन सी है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें मेनली 5 रिवर्स तो वो हो गई, कौन कौन सी वाली, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसके अलावा एक हो जाएगी इंडस एंड, दो हो जाएंगी इंडस एंड सरस्वती। तो ये हो गए कुल मिला के 7 रिवर्स। और इनके आसपास के एरिया को ही बोलते थे सप्त सिंधु का क्षेत्र। तो वहां पे ही आपको मालूम रहे कि आर्यंस, जितने भी आर्यंस प्रारंभिक काल में रहे वो इसी क्षेत्र के आसपास रहे हैं। थ्रू द hymns of the Rigveda, we can trace the political, social, cultural life of the Rigvedic people। अगर हमें ऋग्वैदिक लोगों के बारे में जानना है तो हमें अलग अलग हिम्स जो ऋग्वेद में लिखी हुई है उससे मालूम पड़ता है कि ऋग्वेद के लोग कैसे यहाँ पे रह रहे थे, उनका कल्चर क्या है, सोशल लाइफ क्या है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम इसमें बात भी करेंगे किस तरीके की लाइफ थी। देखिए, सबसे पहला है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक तो हो गया राजा और उसके अलावा अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप और अलग अलग लीडर्स, यानी उनके एक तरीके से हेड हुआ करते थे। इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे समझिएगा, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज सोसाइटी ऑपरेटेड अंडर अ ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेयर द ट्राइबल चीफ हेल्ड अथॉरिटी। जैसे कि आज के टाइम में हमारे कंट्री के हेड होते हैं या फिर स्टेट के हेड होते हैं,
वैसे ही उस जमाने में ट्राइबल ग्रुप थे और हर एक ट्राइबल ग्रुप का कोई ना कोई एक लीडर होगा। दिस लीडर नॉट ओनली लीड बैटल्स ऑफन वेस्ट फॉर कैटल्स। तो अब जब ये जो लीडर है उसका काम क्या होगा? तो उसका काम ये होगा कि पहली बात तो फाइट करना है, और फाइट मोस्टली जो की जा रही है वो कैटल्स के लिए की जा रही है, क्योंकि पुराने जमाने में कैटल्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एग्रीकल्चर तो बाद में आ रहा है, पहले उनको अपने कैटल्स को बचाना है, क्योंकि कैटल से ही उनको मेजॉरिटी फूड आइटम मिल पा रहा है। बट ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। और मतलब फाइट करने का मतलब ही क्या हो गया? अपनी पूरी कम्युनिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है किसी बाहर के अटैक से और किसी अनवांटेड सब्सटेंस या फिर उनके ग्रुप से। Rather than maintaining a standing army, warfare involved the participation of the entire village। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले के जमाने में स्पेसिफिक आर्मी नहीं होती थी, पूरा विलेज ही पार्टिसिपेट करेगा फाइट के अंदर। लेकिन धीमे धीमे हम ये चेंजेस देखेंगे कि सोसाइटी के अंदर लड़ाई करने के लिए अलग से आर्मी को इस्टेब्लिश किया जाने लगेगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको प्रॉपरली इक्विप भी किया जाएगा थोड़े आर्म्स के साथ यानी हथियारों के साथ। किंगशिप यानी राजा, जो राज्य रहेगा और जो उनका साम्राज्य होगा वो मोस्टली हेरिडिटरी होगा। हेरिडिटरी का मीनिंग होता है कि पापा पहले रूलर रहेंगे, राजा रहेंगे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं चलता हुआ चला जाएगा। With the king or chief occupying a position of prominence within the tribe। जो चीफ होगा उसकी पोजीशन सुप्रीम होगी, ठीक है। The leader, ideal leader was expected to embody qualities reminiscent of the Vedic gods, possessing the valor of Indra, the kindness of Mitra and the virtue associated with the Varuna। कहने की बात ये हुई कि जो भी राजा होगा या जिसका भी स्टेटस या पोजीशन राजा वाली होगी, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज वही क्वालिटीज रिक्वायर्ड है जो पुराने जमाने में इंद्र के अंदर, मित्र के अंदर और वरुणा के अंदर हुआ करती थी। यानी वो बहादुर होना चाहिए, फाइट करने वाला होना चाहिए, लोगों को प्राण देने वाला होना चाहिए, वो सारी की सारी फीचर्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके उसे राजा माना जाएगा। अब मालूम पड़ा राजा है और वो खुद ही पिट रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। तो ये वही बताना चाहते हैं कि ऐसा रूलर ही राजा बनेगा जिसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे। इसीलिए आप लोग मोस्टली देखते हुए कि जब भी कभी लड़ाई होती है ना, तो राजा बच जाता है एंड में, वो फाइट करेगा, बचेगा, मरेगा नहीं जल्दी से। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किस तरीके से हो रखा था आर्यंस के टाइम या फिर ऋग्वेदिक टाइम में। हाँ, कैमरा म्यूट कर लीजिए, कैमरा म्यूट कर लीजिए। देखिए अभी एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे हम लोग ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम। द कोर ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज द पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक तो हम लोग ये समझते हैं कि पुराने जमाने में जो सोसाइटी थी वो फादर यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसे हम बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली या पैट्रियार्कल सोसाइटी। देन ये जो सोसाइटी होगी इसे बोला जाएगा कुल। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी को कुल। अभी भी हम लोग पूछते हैं कि आपका कुल कौन सा है ना। पहले जैसे मान लो कास्ट पूछी जाती है, और कास्ट का जो गोत्र है, और गोत्र और कुल अगर आप लोगों को भी आइडिया हो अपना अपना, तो हम लोग ये पूछते हैं बाकी। सर्विंग एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी। और अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो फैमिली, एक फैमिली को स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाएगा और उसका एक अपना एक कुल होगा, ठीक है। फैमिली यूनाइटेड बाय द ब्लड टाइज फॉर्म्ड लार्जर सोशल यूनिट कॉल्ड क्लैन्स। एक ही खून के रिश्ते वाले लोगों को एक फैमिली बोला जाएगा, और फैमिलियां मिलकर क्या बनाएंगी? क्लैन्स बनाएंगी, यानी ग्रुप बनाएंगी। These clans group together to form village, और यही क्लैन कई सारे क्लैंस को मिला देंगे हम लोग तो बनेगा गांव यानी विलेज। और इस विलेज को
ग्राम उस जमाने में बोलते थे। आज भी हम लोग गांव बोल रहे हैं, ग्राम भी बोलते हैं, तो वही वर्ड है ये। ईच ओवरसीन बाय लीडर नोन एज द ग्रामीणी, और उस पूरे गांव का जो लीडर होगा, यानी जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा पूरे गांव के लोगों को, उसे ग्रामीणी बोलते थे। देन ग्रामास वर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड विश, और कई सारे गांव को मिलाकर जो यूनिट बनती है उसे बोलते हैं विश। जैसे अभी अपन मान लो अगर करंट टाइम में अगर अपन सोचे तो ऐसे सोच सकते हो कि लोगों से मिलकर फैमिली बनी, फैमिली से मिलकर हमारा पूरा का पूरा वो चाचा ताऊ उन सभी का जो ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे चाचा ताऊ अलग अलग लोग होंगे, उनसे बनेगा एक गांव, फिर गांव से बनेगा ब्लॉक, फिर ब्लॉक से क्या बनता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से क्या बनता है स्टेट, और स्टेट से क्या बनता है कंट्री, इस तरीके का। तो उस जमाने में गांव मिलकर क्या बनाएंगे विश, लीड बाय अ मिलिट्री फिगर नोन एज द विशपति, और विश का हेड जो होगा उसे क्या बोलेंगे विशपति बोलेंगे। देन ट्राइब्स और जना वर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल विशेस, आपको बहुत सारे विश मिलेंगे, मतलब लोग मिलेंगे, एंड वर बाउंड बाय फैमिलियल परसीव्ड किनशिप बॉन्ड्स विद अ लीडर नोन एज अ गोपा एट द हेल्प, और इन विशेष को, इन लीडर्स को हम लोग गोपा के नाम से भी जानते हैं। सेवरल जना कंबाइन टू फॉर्म ट्राइबल किंगडम्स और जनपद, और बहुत सारे जन यानी जना को मिला दोगे आप लोग तो बनेगा जनपद। जना मान लो कि स्टेट होता है, और जनपद मान लीजिए कि कंट्री हो गई। ईच रूल्ड बाय अ किंग नोन एज राजन, और उस पूरे जनपद के लीडर को या उस जनपद के हेड को हम लोग बोलेंगे राजन, जिसको बाद में हम लोग राजा भी बोलते होंगे। Notable tribe kingdoms during the Rigvedic era include the Bharat, Matsya, Yadu and Purus। पुराने जमाने की अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदिक टाइम की, तो हमें भरत, मत्स्य, यदु और पुरुष नाम से राजन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जैसे कि ये एक फ्लो चार्ट समझ लीजिए। सबसे ऊपर हो गया राजा, जिसे हम लोग किंग बोल रहे होंगे, फिर पुरोहित जिसे चीफ मुख्य पुजारी बोलते हैं, फिर है सेनानी जो आर्मी का चीफ होगा, ठीक है, फिर एक खजांची होगा जो खजाने का ध्यान रखेगा, ट्रेजरर बोलेंगे, और गांव के हेड को ग्रामीणी बोल रहे होंगे। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है। वही चीज अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। At the heart of Aryan administration was a tribal chief known as Raja। तो अगर हम समझे आर्यन के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ को राजा बोलते थे, और उस राजा के अंडर में बहुत सारे अलग अलग और भी उसको असिस्ट करने वाले लोग होंगे। तो राजा को कौन कौन असिस्ट कर रहा होगा? असिस्टिंग द किंग इज इन गवर्नेंस वर वेरियस फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द पुरोहित। बहुत सारे काम करने वाले लोग होंगे। पहला है पुरोहित, पुरोहित को पुजारी बोलते हैं। दूसरा होगा द सेनानी, सेनानी मतलब आर्मी का चीफ। देन ग्रामीणी, तो ग्रामीणी हम लोग जानते हैं विलेज का हेडमैन। एंड स्पाइस नोन एज स्पासा, मतलब जासूस। उस जमाने में भी जासूस हुआ करते थे, उन्हें स्पासा बोल रहे होंगे। द पुरोहिता held significant sway in the state affairs, being the most crucial official। जो पुरोहित होगा उसकी काफी अच्छी पोजीशन होगी अपने उस जन में या फिर आप उस राज्य के अंदर। अगला है वो है आर्मी का चीफ। Unlike maintaining a standing army, the king relied on militias raised during time of conflict। मिलिटियास मतलब लोगों की आर्मी, लोगों का ग्रुप जो फाइट करने के लिए रेडी हो। रिफ्लेक्टिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ इनहेरेंट इन द ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम, और ये बताती है कि उस जमाने के लोगों के अंदर भी फाइट करने की टेंडेंसी थी। इन जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो बहादुर या फिर मतलब अच्छे योद्धा रहे होंगे पुराने जमाने में।
देन नेक्स्ट देखिए, द आर्यन आर्मी कंप्राइज इन्फेंट्री नोन एज पट्टी। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलते हैं। जैसे आप महाभारत के बारे में याद करिए, महाभारत में आपको घुड़सवार मिलेंगे, रथ पर चलने वाले लोग भी मिलेंगे, कुछ लोग हाथी पर भी चल रहे होते हैं, बट रथ वाला मिलेगा आपको, घोड़े पे मिलेगा, और पैदल सैनिक जो होते हैं फाइट करने वाले, मतलब पैदल लड़ाई लड़ते हैं, पैदल चलते हैं, उन्हें बोलते हैं इन्फेंट्री। फिर कुछ होंगे चैरियट वॉरियर्स जो रथ पर चलेंगे, तो इन्हें रथिन बोलते हैं। इक्विप्ड विद द वेपन्स, कौन कौन से वेपन्स होंगे इनके पास, बोस, एरो, स्वॉर्ड्स, एक्सेस, स्पीयर्स, मतलब बहुत सारे आयरन के बने हुए हथियार इनके पास मिलेंगे। मिलिट्री यूनिट वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रद्धा, व्रता एंड जना। जैसे आपने सुना होगा ना, अक्षौणी सेना है, और फिर उनकी सेना के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे अगर अपन नॉर्मल सुने, जैसे इंडियन टाइम में तो लक्ष्मीबाई सेना ऐसे मान लो। अभी के टाइम में अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो गोरखा सेना, राजपूत सेना, क्षत्रिय सेना, इस तरीके से। तो उस जमाने में भी नाम है कि कुछ ना कुछ। इसके बाद टैक्स कलेक्शन वाज नॉट अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू द पेस्टोरल इकोनॉमी प्रिवेलिंग एट द टाइम। उस जमाने में टैक्स कलेक्ट करना उनका मुख्य काम नहीं था। जबकि अगर हम आज की बात करते हैं ना, तो आज सबसे मेन काम क्या है, टैक्स कलेक्ट करना। उस जमाने में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि सोसाइटी जो थी ना वो पेस्टोरल इकोनॉमी पे चल रही थी। पेस्टोरल का मीनिंग क्या होता है कि वो जंगल जंगल घूमेंगे और वहां से जो चीजें मिल रही होंगी वो यूज करेंगे। जब लोग सेटल डाउन ही नहीं है, एक जगह रहते ही नहीं है, तो उनसे टैक्स के फॉर्म में मनी लेना या फिर कुछ ऐसी चीजें लेना जो मनी का फॉर्म रखते हो, थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो वो ले ही नहीं रहे होते टैक्स। आगे है हाउएवर, लेकिन तब भी जैसे होता है ना, मनी लेंगे तो नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से कोई देना दे दो। हाउएवर वॉलंटरी ऑफरिंग नोन एज बली, अपनी मर्जी से कोई देना चाहो, वर लाइकली रिसीव्ड बाय द चीफ। चीफ को अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता था। While gifts and spoils of war may have been distributed among Vedic assemblies, ये क्या चीज है? इसके अलावा जब लड़ाई होगी तो लड़ाई में कुछ ना कुछ जीत कर लेकर आओगे, या फिर जिस पर लड़ाई किया उसको जब हरा दोगे तो उसकी चीजें आपकी हुई। उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपस में। जो राजा होगा, राजा की जो एक तरीके से कमेटी होगी, ग्रुप होगा, उनको आपस में बांट दिया जाएगा वो सब कुछ, जो भी वो जीत कर लेंगे। While there was not a dedicated officer for dispensing justice, spies were employed to monitor instances of theft and burglary. इसका मतलब क्या हुआ, उस जमाने में प्रॉपरली जस्टिस के लिए कोई डिपार्टमेंट तो नहीं था, यानी कोर्ट नहीं है, लेकिन मॉनिटर करने के लिए जासूसों का ग्रुप है जो पता लगाए कि किसने चोरी करी है, किसने कुछ लूटपाट करी है, कोई किसी को हड़प लिया, उसका पता तो लगा लिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर जस्टिस का सिस्टम नहीं है। इसीलिए पुराने टाइम के अगर आपने सीरियल्स देखे हो तो वहां पे ऐसा होता है, कई बार राजा ही निकल जाता है पब्लिक के बीच में पता लगाने के लिए क्या चल रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, या फिर अपनी बातों से पता लगाएगा कि किसने चोरी की होगी, मोनार्क खुद राजा ही, ठीक है ना। अगला अगला है ब्रजपति हेल्ड अथॉरिटी ओवर extensive lands or pastures ground and often lead Gramins into battle, eventually leading to Gramini assuming the role of Brajpati. अब पहले हो ही रहा था कि भैया ब्रजपति होगा, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, पास्चर लैंड, जमीन उसी के पास होगी, खेती वगैरह ये, और इसके पास इसका मेन काम क्या होगा, लड़ाइयाँ लड़ना। फिर धीमे धीमे ये हुआ कि जो लड़ाइयाँ लड़ रहा है ग्रामीणी, वही ग्रामीणी ब्रजपति बन जाएगा। तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान फाइट के जीत रहा है ना, वही इंसान बोलेगा प्रॉपर्टी मेरी हुई, मैं ही संभालूंगा, मैं ही चलाऊंगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ब्रजपति ही ग्रामीणी बन जाएगा, यानी ग्रामीणी ही ब्रजपति बन जाएगा। अगला एक और चीज है जो आप ऋग्वेदिक टाइम में देखते होंगे, गायत्री मंत्र, तो यहाँ देखिए थोड़ी सा। इन द ऋग्वेदिक एरा
टू सिग्निफिकेंट प्रीस्ट इमर्ज्ड। कौन कौन प्रीस्ट हैं, कौन से महान प्रीस्ट हुए? तो एक तो है वशिष्ठ और दूसरे हैं विश्वामित्र, जिसे विश्वामित्रा बोलते थे। तो वशिष्ठ was known for his conservative view, whereas Vishwamitra espoused more liberal ideology. Notably, Vishwamitra composed the Gayatri Mantra aimed at expanding the Aryan's worldview. ये मार्क कर लेना। गायत्री मंत्र को लिखने वाला इंसान कौन है? विश्वामित्र। अब यहाँ पे दो लोगों की आइडियोलॉजी की बात की जा रही है, एक हो गए विश्वामित्र, दूसरे हो गए वशिष्ठ। तो यहाँ बोला गया है कि वशिष्ठ का जो व्यू है वो कंजर्वेटिव है। जब भी हम किसी के व्यू को कंजर्वेटिव बोलते हैं, जिसका मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग कि वो बहुत इजीली नए नए ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, वो अपने को चेंज नहीं करना चाह रहा है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। और जब हम किसी को लिबरल बोलते हैं, लिबरल का मतलब ये होता है कि वो इजीली अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसे अडॉप्ट कर लेता है, मान लेता है बात को कि हाँ ये चेंज हुआ है, अच्छी बात है, हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है विश्वामित्र ज्यादा लिबरल है एज कम्पेयर टू वशिष्ठ, और विश्वामित्र ने ही आर्यंस के व्यू को बढ़ाने के लिए, दुनिया को सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए एक मंत्र बनाया, जिस मंत्र को हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। और जहाँ तक है कि अपने देश के अंदर हर किसी ने कभी ना कभी गायत्री मंत्र सुना होगा और बोला होगा। आप लोगों ने भी सुना होगा या फिर बोला होगा। आगे देखिए, पुराने जमाने में राजा की जो असेंबलीज थी, पॉपुलर असेंबलीज थी, उनको दो नाम से जानते थे, सभा और समिति। क्या नाम दिया गया था? सभा एंड समिति। यानी कुल मिला के राजा बैठेगा पब्लिक के साथ बैठेगा या रिच लोगों के साथ बैठेगा, तो उनको कुछ नाम दिया गया, नाम दिया गया सभा एंड समिति। तो देखिएगा, इन द आर्यन सोसाइटीज अ फोक असेंबली कॉल्ड द विदेहता। विदेहता को क्या बोल रहे हैं? मतलब ग्रामीण एरिया में जो पुराने टाइम की असेंबलीज थी, अगर कोई काम करना है तो विदेहता बुलाया जाएगा। तो विदेहता सर्व्ड वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री मैटर्स। यानी किसी भी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक और अगर लड़ाई वाला, मिलिट्री वाला कोई पर्पस है तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग को बोला जाएगा विदेहता। Despite the considerable power vested in the king, the government was not autocratic. ये ध्यान रखिएगा कि हम ये जानते हैं किंग के पास काफी सारी पावर है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक नहीं है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि मोनार्क अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, वो पूछ कर डिसीजन लेगा। तो मोनार्क तो है लेकिन वो ऑटोक्रेटिक नहीं है। ऑटोक्रेटिक मतलब स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। Instead, the king consulted two key bodies for decision making. जबकि वो दो मेन बॉडी से पूछ कर डिसीजन लेगा। वो दो बॉडी कौन कौन सी है? पहली है सभा, दूसरी है समिति। तो पहले हम लोग बात करते हैं सभा की। सभा comprising esteemed elders. The Sabha advised the king on administrative affairs and also functioned as a judicial body presiding over criminal cases. The leader of Sabha held the title of Sabhapati. आप समझिए, सभा पहली बात तो एल्डर्स का ग्रुप है। एल्डर्स मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ सकते हैं उम्र के अंदर या पद में। तो ये होगी सभा। सभा यानी बड़े लोगों का ग्रुप। सभा एडवाइस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के बारे में। किसको एडवाइस करेगी? राजा को। साथ ही साथ जुडिशियल, अगर कोई विवाद हुआ है तो उसका निर्णय लेने का काम भी कौन करेगा? सभा करेगी। इसलिए आपने एक बार सुना होगा कि सभा ने डिसाइड किया है कि हमें ये काम करना है, तो वही है सभा। साथ ही साथ ये क्रिमिनल केसेस में देख रही है सभा, और इसके हेड को या लीडर को सभापति बोला जाएगा। सभा के हेड को क्या बोलेंगे? सभापति। दूसरा है समिति। दिस असेंबली वाज मोर इंक्लूसिव, representing common people and focusing primarily on
पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द स्टेट। अब दो चीज समझिएगा कि एक तो जो समिति है वो कॉमन लोगों का ग्रुप है, आम लोगों का ग्रुप। इनका फोकस जो होता है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के राजनीतिक मामलों के बारे में ये सोचेंगे या बात करेंगे। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इलेक्टिंग द किंग, और सबसे मेन काम क्या हो जाएगा इनका, किंग को चुनना। द लीडर ऑफ समिति वाज नोन एज पति। देखो, सभा के हेड को सभापति बोल रहे हैं, जबकि समिति के लीडर को पति बोला जा रहा है। ये नाम आपको ध्यान में मैच करने के लिए आ सकते हैं पेपर वगैरह में। अब आइए नेक्स्ट सोशल लाइफ की बात करते हैं। सोशल लाइफ किस तरीके से वहां पर होगी, तो सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है वो समझिए। किंगशिप फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी मेन रूप से राजा जो है वो सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा with one's claim determining individual identity, loyalty primarily lay with the tribe of Jana। सबसे मेन चीज है लॉयल्टी, जो कि उस ग्रुप के साथ होनी चाहिए किसी भी पर्सन की। इंडिकेशन सजेस्ट अ कॉन्शियसनेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस with varna referring to color serving as a marker for social order। The Rig Veda mentioned Arya and Tasa Varna। ध्यान रखिएगा, वर्ण यानी होता है कलर। शुरुआत में वर्ण जो थे वो उनके कलर को लेकर था कि वो कलर उनका किस तरीके का है, दिखने में कैसे है वो लोग, उस आधार पे वर्ण बनाए गए थे। जो चीज शुरुआत में देखने के आधार पर निश्चित की गई वो आगे जाके और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। उस टाइम में दो ग्रुप बनाए गए थे उनके कलर के आधार पर, यानी रंग के आधार पर। एक था आर्य और दूसरे थे दास। तो उनको दो वर्ण डिक्लेयर किया गया, एक को आर्य वर्ण बोला गया और दूसरे को बोला गया दास वर्ण। आर्यन पीपल वर ऑफन डिपिक्टेड एज अ फेयर स्किन। आर्यन वो लोग हैं दिखने में सुंदर है इस तरीके से। Contrasting the darker complexion of the indigenous population, जबकि यहाँ की लोकल जो आबादी थी वो थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन रखती थी। Those conquered by Aryans, known as Dasa or Dasyus, were often treated as a slave। अब आर्यंस आ गए, आर्यंस ने दूसरे ग्रुप को डिफीट कर दिया जो कि दिखने में थोड़े डार्कर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, और जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनको दास या दस्यु बोला जा रहा है। जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनको क्या बोला जा रहा है, दास या दस्यु बोला जा रहा है। और इन्हीं को हम लोग स्लेव बोलते हैं। स्लेव पर्टिकुलरली वुमेन स्लेव डेजिग्नेटेड फॉर डोमेस्टिक ड्यूटीज। अगर फीमेल स्लेव है तो उसे घर के काम कराए जाएंगे। वर समटाइम bestowed as a gift to priest, कई बार प्रीस्ट को गिफ्ट भी दिया जा रहा है। Social inequality emerged as a tribal chief and priests amassed a significant share of wealth and resources, often at the expenses of their kin. Over time, society became segmented into warriors, priests, and common people। अब यहाँ समझिए कि जो दास बनाए गए हैं, एक तो दास गिफ्ट में ले जा रहे हैं दूसरे लोगों को, है ना। वेल्थ मोस्टली आर्यंस के पास रहेगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा फाइट करने वाला, जिनको वॉरियर्स बोला जाएगा। दूसरा हो जाएगा धार्मिक क्रियाकलाप करने वाला, जो प्रीस्ट कहलाएगा। और फिर बचे कॉमन पीपल। और यही चीज आगे जाते जाते और रिजिड होती हुई चली जाएगी, और फिर हमारे यहाँ पे वर्ण के अलावा कास्ट सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। और आज आप देख ही रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है कास्ट सिस्टम। हालांकि करंट टाइम में थोड़ा चेंज हो रहा है, बट है अभी भी। While there was some differentiation based on occupation, society remained largely tribal and egalitarian in nature। ध्यान रखना कि जो ट्राइब है पहले तो वर्ण के आधार पर विभाजित थी,
और फिर धीमे धीमे उनको ऑक्यूपेशन की वो क्या काम करते हैं इस आधार पर भी उनको बांटा गया था। किसी को मालूम है इगैलिटेरियन क्या होता है? हाँ जी, इगैलिटेरियन वो लोग हैं जो सोसाइटी में समानता की बात करते हैं, सभी को बराबर बराबर अधिकार मिलते हैं, उन्हें इगैलिटेरियन बोलते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा कि लोगों के पास समान अधिकार नहीं होंगे। जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है। अगला देखिए, फैमिली। तो फैमिली का स्ट्रक्चर में हम एक सब तो ये जानते ही हैं कि जो फैमिली है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही है, यानी फैमिली में फादर ही डोमिनेटिंग है और फादर के बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो फैमिली, हाँ तो समझिए आप यहाँ पे, द फैमिली वॉज patriarchal, serving as both a social and political unit। समाज के अंदर भी और पॉलिटिकल के अंदर भी दोनों ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि फादर ही है जो रोल प्ले कर रहा है मेन, विद द फादर एक्टिंग एज अ हाउस होल्ड हेड नोन एज गृहपति। धीमे धीमे जो घर का हेड होगा उसे गृहपति बोला गया और जो सामान्य तौर पे फादर होगा। while monogamy was common, monogamy means single wife, then polygamy was more prevalent among royal and noble families। अब ऑब्वियस सी बात है, आज भी या पहले भी समझ लो, जब पैसे होंगे ना तभी आप पॉलीगमी कर सकते हो, यानी मल्टीपल वाइफ कर सकते हो। अब जब पैसे ही नहीं है तो कौन रख पाएगा? तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि पॉलीगमी जो है वो रॉयल फैमिली और नोबल यानी रिच लोगों के बीच में थी। आप लोग मोनोगमी पे बिलीव करते थे। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो महाराज या राजा हुआ करते थे उनकी कई सारी वाइफ हुआ करती थी, बट कॉमन लोगों के लिए एक ही है। विद sporadic indication of polyandry and traces of matrilineal customs, wives typically managed household affairs, participated in significant ceremonies। अभी समझो कि पुराने जमाने में हम जितने भी एविडेंस देखते हैं वहां पे हमें कई बार अलग अलग तरीके से पॉलीगमी के एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर हम बात समझें, मेन जो वर्क रहेगा फीमेल्स का या वाइफ का, तो वो एक तो चीज होगी हाउस होल्ड अफेयर्स कि घर के सारे काम वही करेंगे। इसके अलावा सेरेमनीज यानी हवन वगैरह करना है, पूजा पाठ करना है, उसमें भी फीमेल का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। ऐसे आप आज भी समझिए, आज भी हम बोलते हैं कि अगर हवन वगैरह कराया जाना है तो वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों का होना जरूरी होता है। वही चीज इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक सोसाइटी ऑफर्ड वुमेन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ऋग्वेदिक टाइम में तो फीमेल की कंडीशन काफी अच्छी थी, स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी है, ग्रोथ करने का मौका भी मिल रहा है, पढ़ने लिखने का भी राइट है। एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ फीमेल पॉइंट, और ऋग्वेदिक टाइम में आपको कुछ फीमेल पॉइंट भी मिलेंगे। कौन कौन है ये फीमेल पॉइंट? अपाला, ठीक है, विश्ववर्रा, कोशा, लोपामुद्रा और गार्गी। ये नाम आपने कहीं ना कहीं जब पुराने सीरियल देखे होंगे तो उसमें मिला होगा। मतलब पढ़ने लिखने का भी राइट है और कंडीशन भी सही है, और इसीलिए पुराने जमाने में आप देखो स्वयंवर होता है। स्वयंवर का मतलब ही हो गया कि फीमेल के पास ये राइट है किससे मैरिज करनी हो खुद डिसाइड करेगी। वहां पे आपने ये नहीं देखा होगा कि लड़कियां आ रही है बहुत सारी और उसमें से एक कोई चुनेगा, नहीं, लड़के बहुत सारे आएंगे और लड़की चूज करेगी। पुराने जमाने में, पुराना मतलब वैदिक टाइम में ही था। लेकिन ओवर द वैदिक टाइम जब गोल्ड गुजर जाएगा, लेटर वैदिक एज आएगी और उसके बाद वाला जो टाइम आएगा तो यहाँ पे फीमेल की कंडीशंस खराब हो जाएंगी। अब उनको चूज करने का राइट नहीं होगा, उनके पास कई सारे पॉलिटिकल राइट भी नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगला देखिए, वुमेन एंजॉयड पार्टिसिपेशन इन पॉपुलर असेंबलीज। फीमेल को असेंबलीज में जाने का भी राइट था, जबकि आप अगर मुगल टाइम की बात करोगे तो फीमेल को असेंबली में आने का ही राइट नहीं है। मुगल टाइम में तो ऐसे आता जाएंगे। एंड प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड सती वर अबसेंट। वैदिक टाइम में बाल विवाह नहीं था,
और सती कोई नहीं होगा। सती यानी हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ खुद बर्न नहीं होगी। साथ ही साथ मैरिज करने की जो एज थी वो थी 16 टू 70 ईयर के, वो 17 ईयर्स के आसपास। वुमेन could join their husband in offering sacrifices, indicating their involvement in religious rituals। तो ये बताई थी मैंने आपको कि हवन वगैरह करना है तो वहां पे वाइफ साथ में होगी, तो रिचुअलिस्टिक वैल्यू फीमेल्स की टाइम में थी। साथ ही साथ विडो रीमैरिज एंड द कस्टम ऑफ लेबरेट where a widow marries her deceased husband brother were observed in Greek society। मतलब ये हुआ कि पहली बात तो जिस फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी उसको दोबारा से मैरिज करने का राइट है। और सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता था कि जो मैरिज की जाएगी वो हस्बैंड के भाई के साथ हो जाया करती थी, छोटा भाई हो या जो भी भाई बच्चा होगा उसके साथ। नेक्स्ट है क्लोथिंग, कपड़े किस तरीके के पहने जा रहे थे, तो वही नॉर्मल गारमेंट थे। तो देखिए द अटायर ऑफ द आर्यन वाज क्राफ्टेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग कॉटन, वूल एंड डियर स्किन। यानी कपड़ों का जो प्रकार होगा जिससे बनाए जाएंगे वो कॉटन हो सकता है, वूल होता है, या डियर स्किन खाल, जानवरों की खाल, यानी जैसे अपन लेदर बोल सकते हैं, लेदर से बनी हुई चीजें। Their clothing typically comprised three components: an undergarment known as nidhi, a main garment referred to vasa or paridhan, and draped mantle called adhivasha। देखो अधिवस्त्र या फिर वस्त्र और अंत्यवस्त्र, इन तरीके से तीन भागों में कपड़ों को बांटा गया था। आज भी मोस्टली यही होता है, हम इसी तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उनके नेम चेंज हो गए, मतलब वही है अभी भी। Both men and women adorned themselves with gold ornaments. Women commonly wore earring, necklace, bangles and anklets। तो सोचो ऋग्वेदिक टाइम में भी फीमेल गोल्ड पहना करती थी। आज भी अगर हम बात करते हैं तो उनका गोल्ड, मतलब वो गोल्ड को यूज करते हैं, किस किस फॉर्म में यूज करते हैं? इयरिंग, नेकलेस, बैंगल्स, एंकलेट्स, मतलब वही कान के आभूषण के आधार पर, गले के लिए नेकलेस, बैंगल्स हाथों के लिए चूड़ियां, एंकलेट्स यानी पायजे बोल सकते हो आप, पायल। ये थे पुराने जमाने में, अभी भी है। देन अब बात कर लेते हैं फूड। वैदिक टाइम में फूड क्या है? तो आर्यंस का प्राइमरी रेगुलर डाइट के लिए जो फूड वो यूज करते हैं वो क्या होगा? द प्राइमरी स्टेपल्स इन द डाइट ऑफ द आर्यंस इंक्लूडेड व्हीट, बार्ले, मिल्क, है ना, गेहूं, बार्ले, धान मान लीजिए, और मिल्क। इट डेरिवेट्स या डिराइव्स सच एज कर्ड एंड घी, और इससे हम लोग जानते हैं दूध से घी और दही बनाया जा सकता है। एज वेल एज वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फूड खाती है। मीट फ्रॉम सोर्सेज सच एज फिश, बर्ड्स, गोट, रम्स, बुल्स एंड हॉर्सेस। ये कुछ एनिमल्स के नाम है। इसमें एक RAMS लिखा हुआ ना, ये पता लगाना क्या होता है, ये किसी को आइडिया है क्या होता है? ठीक है, पता लगाएंगे, है ना। ये डाइट का मेन फूड है इनका। It was a cultural taboo to slaughter cow due to their sacred status। Additionally, Aryans consumed intoxicating liquor known as sura on occasion। ठीक है, कल्चरल टैबू टू स्लॉटर काउस ड्यू टू देयर सेक्रेड स्टेटस, यानी गौ की हत्या या फिर बलि। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो गायों की जो बलि दी जाती थी ना, वो सामान्य तौर पर जो गाय होंगी वो बांझ होंगी, मतलब जो बेबी बॉर्न नहीं कर सकती है, ऐसी गाय। और लिकर जिसकी हम लोग बात करते हैं उसे सुरा सुरा बोला जाएगा, सुरा पान करा गया, जो आप सोच सकते हो लिकर टाइप की चीज होगी, बहुत नशा तरीके। अब आते हैं कास्ट सिस्टम पर। तो कास्ट में आपको मालूम ही है 4 कास्ट है जिनमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा धीमे धीमे, जैसे अभी आपको ध्यान होगा हमने बात की वर्ण के आधार पर कास्ट को बनाया गया शुरुआत में, वर्ण यानी जो व्हाइट और जो थोड़े डार्क दिखते हैं, फिर उसके बाद में कास्ट बनेगी।
शुरुआत में कास्ट जो थी वो उनके काम के आधार पर थी, वो किस तरह का काम करते हैं उसके आधार पर कास्ट होगा। लेकिन यही चीज बाद में रिजिड हो जाएगी। रिजिड मतलब नहीं, काम कोई सभी करेंगे, कास्ट वही रहेगी उनकी। तो इसको समझेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम वाज एब्सेंट। अर्ली वैदिक में तो खत्म ही, मतलब कास्ट सिस्टम था ही नहीं। Society was categorized into classes. Individuals within the same family had the freedom to pursue various occupations, art, craft, trade, with the flexibility to change professions as desired. Restrictions on intermarriage, occupational shifts were minimal. कहने वाली बात ये हुई कि वैदिक टाइम में तो आप कोई सा भी काम कर लो, है ना, तो जो काम करोगे साथ में कास्ट होगी, आप अपना काम चेंज भी कर सकते हो, उस आधार पर कास्ट चेंज भी हो जाएगी। इंटर मैरिज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है ना। इंटर मैरिज मतलब एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मैरिज कर सकते हो, कोई रोक नहीं। लेकिन धीमे धीमे आगे जाके ये थोड़ा रिजिड हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, रिजिड होगा कब? वैदिक टाइम के बाद। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन। तो उस जमाने में पढ़ाई वढ़ाई कैसे हो रही है, एजुकेशन का क्या तरीका है। तो गुरुकुल, गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। जैसे आज के में स्कूल है, उस जमाने में गुरुकुल है। प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस टू disciples following their sacred thread ceremonies. Education primarily relied on oral transmission. तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे होंगे, पढ़ने वाले लोग होंगे, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी पहली बात। दूसरी बात, जितना भी नॉलेज ट्रांसमिट किया जाएगा एक पर्सन दूसरे पर्सन को, सब कुछ क्या होगा? ओरली होगा, यानी बुक वगैरह नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्रॉपर लिखने का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। Disciples receive teaching encompassing ethics, और लोगों को मतलब एक तरीके से एथिक्स सिखाए जाएंगे कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, और साथ ही साथ लड़ाई करने के तरीके, वॉर टैक्टिक्स, मेटलर्जी, मेटलों को मिलाकर चीजें बनाने की नॉलेज दी जाएगी। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लाइक ब्राह्मण्स एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज इन एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत धार्मिक ज्ञान सिखा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर खेती कैसे करनी है वो बताया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट, जानवरों को कैसे पालना है और कुछ बनाना है हाथ की चीजों के थ्रू, छोटे मोटे पॉटरी वगैरह पॉट्स, तो उसकी नॉलेज उनको दी जाएगी, उसकी एजुकेशन को प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। तो अगेन इकोनॉमिक कंडीशन वही, मोस्टली दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो गरीब और एक थोड़े से अमीर। जो गरीब लोग होंगे वो ग्रे वेयर, ग्रे वेयर मतलब ग्रे कलर के दिखने वाले बर्तन यूज करेंगे, और जो अमीर होंगे वो पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड चमकदार बर्तनों को यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। आर्यन टिपिकली dwelled in fortified mud settlement rather than urban centers. Archaeological findings such as the discovery of painted grey ware in locations like Bhawanpura and other sites in Punjab have revealed their habitation alongside remnants of late pottery. तो मतलब ये हुआ इकोनॉमिक कंडीशन, उनके बर्तनों से अंदाजा लगाते हैं हम लोग, कैसे बर्तन वो यूज करते होंगे। जैसे अभी हम लोग सोचते थे कि भैया जो लोग सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं वो पैसे वाले होते हैं, तो वैसे ही उस जमाने में भी बात की जा रही है कि इनकी जो कंडीशन है, उनके ग्रे वेयर यानी ग्रे कलर के बर्तन या फिर पेंटेड चमकदार बर्तन जो कलर किया गया है, उस आधार पर रिच और पुअर में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में देखो ऋग्वैदिक आर्यन ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरिज्म टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। पहले लोग घुमंतु थे, एक जगह दूसरे प्लेस में घूम रहे थे, फिर वो सेटल्ड हो गए। कहाँ सेटल हो गए? नॉर्थ इंडिया में। अब वो उनको करना है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए बैलों की रिक्वायरमेंट होगी, तो पेयर ऑफ ऑक्सिन को यूज कर रहे हैं। दे प्लोड द लैंड रेफर टू एज उर्वरा, वो पहले जमीन को फ्लो करते हैं, यानी हल चलाएंगे उसके अंदर, फिर उसको उर्वर बनाएंगे, उर्वर क्षेत्र हम जिसे बोल सकते हैं। और फिर वहां पे धीमे धीमे पहले लकड़ी को यूज कर रहे थे, फिर मेटल यूज की जाएगी, आयरन। द एडवेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। और जब आयरन का ज्ञान हमको हो गया,
तो हमने उससे हथियार बना लिए, या फिर आप बोलो कुल्हाड़ी, या फिर काटने के लिए, और जिससे हमने जंगलों को काट दिया और उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं आसानी से। हाउएवर लैंड ओनरशिप वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड, लेकिन ये जमीन किसकी होगी ये निश्चित नहीं थी कि राजा की मानी जाएगी या जो खेती कर रहा है उसकी मानी जाएगी। द अर्लीस्ट लिटरेरी मेंशन आयरन यूज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर फाउंड इन द यजुर्वेदा। बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कब से आयरन का उपयोग कर रहे हैं, इसका जिक्र आपको यजुर्वेद में मिलता है। इसका मतलब होगा बहुत पुराने जमाने से हम लोग यूज कर रहे होंगे। In addition to staple crops like barley, wheat, Aryan cultivated cotton and oilseeds. हम सिर्फ गेहूं, धान ही नहीं, जबकि कॉटन और ऑयल सीड भी ग्रो करते थे। कॉटन का मतलब हो गया कि हमारे पास कपड़े बनाने की टेक्निक रही होगी उस जमाने में। ऑयल सीड यानी विभिन्न प्रकार के तेल भी। काउ हैज सैक्रेड स्टेटस, और काउ यानी गाय का धार्मिक स्थान था। एंड वर रिवर्ड ए सिंबल ऑफ वेल्थ, और जितनी ज्यादा गाय उतना ही उसको ज्यादा वेल्दी माना जाएगा, उतना उसको धनवान माना जाएगा। समटाइम्स सर्विंग एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, और कई बार तो उनको एज अ करेंसी मानते थे कि भैया 10 गाय दे दो, ये वाला चीज लेके चले जाओ, तो करेंसी भी मानते थे। द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल वाज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल, और कौन कितना पैसे वाला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने तरह के कैटल है और कितने कैटल है। जितने ज्यादा कैटल उतना ज्यादा पैसे वाला इंसान। With cows being the most prized possession, often leading to conflict and wars. ध्यान रखना, जैसे पुराने जमाने में ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जब एक महाराज दूसरे महाराज कुछ देगा तो बोलेगा हम आपको 500 गाय दे रहे हैं, 100 घोड़े दे रहे हैं, 2 हाथी दे रहे हैं, इस तरीके से। तो जितनी ज्यादा काव होंगी, अब काव के लिए क्यों फाइट करोगे, मिल्क मिलता है उससे, और मिल्क से भी फूड आइटम बनते हैं, तो काव की वैल्यू बहुत है। कई बार तो देखने को मिला है कि बहुत सारी लड़ाइयां भी कैटल्स को लेकर या फिर खास तौर पे काऊ को लेकर हुई है। जैसे आपको ध्यान होगा हमारे पुराने जमाने की गाय जब होता है कामधेनु गाय, है ना, कि बस जो सोचो वो बना के दे देगी, तो वही है, इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी उन लोगों के लिए, काऊ है। वेरियस अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, ठीक है, ऑक्सन, गॉट, डॉग, sheep, buffalo, donkey were also domesticated by the Aryans. Domesticated का मतलब होता है कि इनको भी पाला जाता था पुराने जमाने के अंदर। अभी भी डंकी भी पाला जाता है, अभी भी, है ना, थोड़ा बहुत खच्चर वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह, गधा गाड़ी बनाने के लिए उसके हिसाब से। अगर हम बात करते हैं क्राफ्ट की, तो वीविंग हेल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑन ऑक्यूपेशन। वीविंग यानी कपड़े की बुनाई। देन कारपेंट्री, लकड़ी का काम, ठीक है, कारपेंट्री के थ्रू रथ बनाए जा रहे थे। मेन चीज, सबसे बड़ी चीज है रथ, क्योंकि वो लड़ाई के लिए काम आएंगे। देन मेटल वर्क, मेटल वर्क में आप विभिन्न प्रकार के हथियार या तलवारें वगैरह मान लो, भाला, उन सभी में काम में आ रहा है। कॉटन के कपड़े बनाने के लिए स्पिनिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड का काम आ रहा है, और घर में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्राफ्ट है। क्राफ्ट यानी हैंडमेड थिंग्स जो अलग अलग प्रकार के कारीगर बना रहे होंगे। अगली हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड की। ट्रेड और कॉमर्स कैसे हो रहा है। उस जमाने में जो मेजॉरिटी ट्रेड होता था वो तो हमने बता ही दिया, वो काव के फॉर्म में, कि भाई कितनी काव किसके पास है, और काव को आपस में एक्सचेंज किया जाता था। उसके अलावा कभी कभी सोने के स्वर्ण मुद्राएं का उपयोग किया जाएगा, इसे बोलेंगे ऋषभ। स्वर्ण मुद्राओं क्या बोलेंगे, ऋषभ। स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही रिच लोग यूज करते थे। इसके अलावा रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फेल अंडर द परव्यू ऑफ अ ग्रुप नोन एज पानी। और ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनको कैटेगरी में रखा गया था, उन कैटेगरी का नाम था पानी, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए एक तो वाटरवे है, रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और दूसरा है रथ, चैरियट्स, इसके थ्रू जाएंगे। और जिनके पास रथ नहीं होगा वो सिंपली घोड़े पर, और ध्यान रखना रथ क्या है, जो घोड़ा जिसको खींचता है वो।
कई गाड़ियां आपको बैलगाड़ी वगैरह ही मिलेंगी, तो उसे ऑक्शन बोलेंगे। ये मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस जमाने में थे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। रिलीजन से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो समझ में आया आप लोगों को, जो पढ़ाया गया आज? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, है ना, अभी 2-4 दिन के अंदर जो पुरानी पीडीएफ है और अभी वाली पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देन मिलेंगे कल। कल आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर मैं टाइम पर पहुंच गया घर, मतलब अपने वो घर पे, तो क्लास हो जाएगी। अगर मैं लेट हुआ तो थोड़ा सा लेट कर लेंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि थोड़ा लेट होगा या नहीं होगा। ओके। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।